नमस्कार। आप सभी लोगों को आज की कक्षा में 2 बिंदु पहले हम लेंगे और वो बिंदु अभी तक आप ऐसा समझिए कि मैं आपको राज व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ। कुछ संविधान का उसमें पुट है, लेकिन ज़्यादातर हम इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। आपने देखे होंगे कि लोग कहते हैं इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अगर मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करूँ कि साहब पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ है, प्रेसिडेंशियल रूल कहाँ है और हम कुछ और भी चरित्र की बात करें, कुछ प्रकृति की बात करें, कुछ विशेषता की बात करें, तो मैं आपको पहचान करा रहा हूँ और आप पेपर उठा के देखिए प्री का या मुख्य परीक्षा का पेपर, मुख्यतः मुख्य परीक्षा का पेपर उठा के देखिए तो आपको इस बात का आभास होता चला जाएगा कि जो बातें कही जा रही हैं, जो बातें लिखाई जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपका जो एक संविधान और इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का जो एक सरोकार है, उससे आप मजबूत हो रहे हैं। क्योंकि आर्टिकल मूल अधिकार में ये लिखा है, नीति निर्देशक तत्व में लिखा है, सिटीजनशिप में ये लिखा है, आगे वो सब तो लिखा ही है, वो सब तो चले, वो उसके बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। वो तो रूल्स है ही हमारे संविधान। लेकिन लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपका संविधान किस तरह की विशेषता रखता है, किस तरीके का भाव रखता है, किस तरीके से प्रकृति है, किस तरह की प्रवृत्ति है। जब तक आपको इन तमाम चीजों का भान ज्ञान नहीं होगा और इससे अज्ञान रहेंगे तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन एक संघ में क्या होना चाहिए। जब संघात्मक से चीजें एकात्मक होती हैं तो क्या होना चाहिए। एक संसदीय प्रणाली है भारत में, तो अमेरिका में जो अध्यक्षीय प्रणाली, दोनों के बीच के अंतर क्या है। जैसे हमने कहा कि निर्मित और विकसित संविधान की या कानूनी संविधान की चर्चा की हमने, लिखित संविधान की चर्चा की, विकसित संविधान की चर्चा की, अलिखित संविधान की चर्चा की, ऐसे बातें बताई तो आपको उन्हीं चीजों से चर्चा कराया जा रहा है जो कठोर हो या नरम हो, ऐसे तमाम बातें कि जो उसके कहीं ना कहीं इस विषय के साथ उसका सरोकार जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। अब हम लोग कोई निरंकुश संविधान या निरंकुश देशों का कोई ऐसा उदाहरण तो ले नहीं रहे हैं। हम लोग तो एक डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक जो दुनिया में जिस तरीके का एक सरोकार जन सशक्तिकरण को लेकर के है और जिस तरीके के कुछ देश इस उदाहरण में आ सकते हैं, उनको ध्यान में रख करके कुछ बातें बताई जा रही हैं और इस तरह की तुलनात्मक बातें आपको एक प्रकार से समझने की ये आपकी ड्यूटी भी है। आज हम इन्हीं से कुछ 2 मुद्दों को लेंगे। थोड़ा मैं क्लियर कर दूं कि देखेंगे कि एक तो हम प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, एक विशेषता के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक जैसे नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, एक सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हम विशेषता में ही चल रहे हैं, अभी हम नेचर में नहीं गए हैं, है ना। जैसे संविधान में कठोरता और नमनीयता है तो ये उसकी विशेषता है, ये कोई प्रकृति नहीं है, ऐसी उसकी विशेषता है। इसलिए कहते हैं नेचर जो होता है एक जिसमें एक नेचुरल कट है। जैसे हम कहें कि संघात्मक संविधान भारत का, मान लो संघात्मक संविधान कहते हैं तो ये उसके नेचर का हिस्सा है ना। जैसे कहते हैं वो किसी भी, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ाना मेरा एक प्रकार से मेरे नेचर में आ चुका है। कहीं भी बोलूंगा, कहीं भी लिखूंगा, पढ़ूंगा तो एक मतलब जो मेरा काम है वो मेरा नेचर बन जाता है। तो जैसे एक सिग्निफिकेंस एस्पेक्ट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने एक विशेषता ले लिया है बस, कुछ चीजें विशेषताओं के फॉर्म में है। जैसे हमारी संसदीय प्रणाली एक हमारी विशेषता है ना। लेकिन इतने सालों से करते करते अब तो हमारी प्रवृत्ति ही बन गई है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में अब हमारी एक प्रकृति ही बन गई। तो ये वही चीज कहते हैं ना कि जैसे मौसम है बार बार रिपीट करता है तो वो उस जगह की उस समय की जलवायु बन जाती है ना। तो उसी तरह से आप समझिए कि बार बार हम अपनी विशेषताओं को रिपीट करते रहते तो हमारी ये प्रवृत्ति ही बन जाती है इस तरीके की, ऐसे ही है यार, इसी टाइप के ही हैं। जैसे आप मेरे से पढ़ते पढ़ते आप बोले ऐसे ही है सर, मतलब ऐसे ही बोलते रहते हैं, तो इस तरह का एक फीलिंग आपके अंदर चला जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं मैं यहाँ पर कि
आज मैं 2 बातें बताऊंगा क्योंकि मुझे लगा कि कल 3 बातें कह दिया था यार, हुआ नहीं टाइम में। कोशिश करते हैं हो जाए। असल में मेरा ये मानना रहता है कि आप जब जो विषय पढ़ के जाएं, देखो मैं बेटा क्या बताऊं कि मेरा ऐसा मानना है कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में थोड़ा जोखिम भी लेना चाहिए, है ना। अगर आप जोखिम लेने की आदत डाल लें तो अच्छा कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। तो हमारा ये मत रहता है कि जो आता है वो ठीक से आए और जो नहीं आता वो ना आए। सपोज संविधान का कोई भाग आप पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ लिया, ऐसे सब पढ़ लिया दौड़ 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 के, और एग्जाम में कुछ नहीं कर पाए। इससे बड़ी आधा पढ़ के गए होते, कम से कम आधा तो सही करते। तो मैं ऐसा मानता था कि, मानता हूं अभी भी, कि थोड़ा जोखिम लेना चाहिए, है ना। अगर कोई विषय जैसे आपको नहीं समझ में आए, टाइम के दबाव में उसको छोड़कर दूसरा पकड़ रहे हैं, उसी को पढ़ लो यार ठीक से। वो जो छूट रहा है ना उसको छोड़ ही दो। इसलिए हम जब लिखाते पढ़ाते हैं ना, तो कोई कह रहे हैं कि मेरा कनेक्शन नहीं लग रहा है। अब यार ये क्यों नहीं लगता है ये पता नहीं, हमारा तो लग जाता है, हम भी लगाते ही हैं। तो थोड़ा सा आप लोग बटन वटन जब दबाते हैं वो पासवर्ड का, तो बड़े कॉन्फिडेंस से दबाते हो, कभी कभी अगल बगल वाला दब जाता है। ऐसा मेरे साथ होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जरा उसको भी गौर कर लें। अब अब कैसे उनको समझाएं हम, पता नहीं। फिलहाल अब देखेंगे, लगे रहेंगे तो लग ही जाएंगे। तो मैं आज संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली की बात, जैसे अब संसदीय और अध्यक्षीय पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। अब आप इसको सब तरीके से जान लो, इसका सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष सब जान लो। अगर आपको लगता है कि सारे छोड़ दौड़ के पढ़ लेते तो ये भी नहीं पता रहेगा और वो भी नहीं पता रहेगा, तो मैं यहां पर देखेंगे दो इसका एक बिंदु लेंगे। एक तो लेंगे संसदीय प्रणाली, एक लूंगा अध्यक्षीय प्रणाली। ठीक है। हम संसदीय प्रणाली में सबसे पहले किसी भी चीज का हम लक्षण या कैरेक्टर या सिग्निफिकेंस, तो जैसे इसके क्या लक्षण होते हैं या क्या विशेषताएं हैं, ऐसा कर लीजिए। अगर आप संसदीय प्रणाली की विशेषता और यही चीज यहां पर, तो एक तो लक्षण या विशेषता के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों के अंतर को आप बाकायदा समझिए। ठीक है। फिर मैं बात आऊंगा इसके गुणों में, प्रॉपर्टीज। दूसरा बात करूंगा इसके गुण क्या है, यानी कि दोनों के गुण क्या है। गुण का मतलब आप समझ लीजिए, गुण ही समझिए, है ना। और जब गुण होगा, अगर इसका कोई दोष है तो दूसरा देखिएगा, इसका तीसरा, इसमें दोष क्या है और इसका दोष क्या है। अब तीन चीज आपके सामने है, एक तो विशेषता या लक्षण हो गया और एक गुण हो गया, एक दोष हो गया। अब अगर आलोचनात्मक उसका पक्ष है तो भी आपके पास है, उसका सकारात्मक पक्ष है तब भी उसके पास है, विशेषता है तब भी। अब देखिए, भारत पार्लियामेंट्री सिस्टम है, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम, और पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाए जाने के पीछे संविधानविदों का एक ही मूल कारण था कि भारत औपनिवेशिक सत्ता में ब्रिटिश के अधीन था, और ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो हमें उस तरीके के, कहा जाए कि आदत थी वर्षों से, जब से ब्रिटिशर्स की यहाँ सत्ता है, और उसकी हमें आदत रही। 200 साल से गुलाम बताए जाते हैं हम लोग, वैसे तो 200 साल से थोड़ा कम है। और सीधी लड़ाई हमारी उनकी 1857 के विद्रोह से शुरू ही हो गई थी। तो जो हम औपनिवेशिक सत्ता की जो यहाँ पर अधिरोपण हुआ, वो ब्रिटिशर्स का था, और ब्रिटिशर्स का पार्लियामेंट्री सिस्टम था। तो हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक प्रकार रूल होने की एक आदत थी। एक बड़ा
मतलब कारण यही था जो पार्लियामेंट्री सिस्टम लाया गया। तो एक आज हेडिंग बनाएंगे और क्वेश्चन हम बाद में लिखाएंगे। पहले लिखिए कि संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणाली या संसदीय सरकार और अध्यक्षीय सरकार, दो सरकारें लिखी है, संसदीय सरकार और अध्यक्षीय सरकार। ठीक। अब संसदीय सरकार क्या होता है, एक लाइन में कहीं भी लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सिर्फ एक लाइन में लिखिए। ठीक है, लिख डालिए। लिखिएगा संसदीय सरकार जहां वास्तविक कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसदीय सरकार जहां, संसदीय सरकार वह है, मतलब कह सकते हैं जहां वास्तविक कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, और इसमें भी ब्रैकेट में लोकसभा लिख दीजिए। ओके। अब लिखिए संसदीय शासन प्रणाली का सबसे उम्दा उदाहरण इंग्लैंड है। ठीक है। भारत में संसदीय प्रणाली को अंगीकृत किया गया है। ठीक हो गया। अब लिखिएगा संसदीय प्रणाली के मत, एक हेडिंग बनाइए। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जब संसदीय प्रणाली लाई गई तब तो शुरू ही हो रहा था। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ गठबंधन की सरकारों का दौर, वैसे तो जनता पार्टी की सरकार से इसको आप इनिशिएटिव लीजिए, पहल मानिए, और 1989, एक आज से 3 दशक पहले जब 1989 में चुनाव हुए तो वो दौर गठबंधन का दौर शुरू हो चुका था। व्यापक पैमाने पर गठबंधन का दौर आया, और आपने गौर किया होगा 1989 में प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह हुए 2 दिसंबर 1989, और उनकी सरकार नवंबर में गिर गई, नवंबर 1990 में। समर्थन तो पहले वापस अक्टूबर में ले लिया गया था, लेकिन 7 नवंबर तक 1990 तक राष्ट्रपति ने उन्हें बहुमत सिद्ध करने के लिए टाइम दिया था, जो संभव नहीं हुआ था। उसके बाद उसी में से देखे होंगे चंद्रशेखर का नाम आपने सुना, वो भी प्राइम मिनिस्टर रहे वीपी सिंह के बाद। देवीलाल का नाम सुना होगा, दोनों के टाइम में वो उप प्रधानमंत्री रहे। तो उन्होंने, राजीव गांधी उस समय थे, और कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बन गए। नवंबर में वो प्राइम मिनिस्टर बने, फरवरी में उन्होंने सरकार छोड़ दिया, एक प्रकार से इस्तीफा दे दिया। ये अब हो गया 91, नवंबर 90 से फरवरी 91। तो देखिए 89 से 91 के भीतर में दो सरकार ऐसे ही चली, मतलब उसके बाद फिर इलेक्शन में चले गए, मध्यावधि चुनाव हुआ। उस इलेक्शन में भी किसी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन पीवी नरसिंह राव, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, उनको सरकार बनाने का मौका मिला। पूरा 272 उनका नहीं, 267 सीटें थी। उसके बाद आपने देखे उनकी पूरी 5 साल सरकार चली, फिर इलेक्शन हुआ 1996 में। आपने देखे होंगे कि 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब को देखा होगा, इस्तीफा देना पड़ा उनको, बहुमत नहीं सिद्ध कर सकते थे। फिर देवगौड़ा आए, देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने।
देवगौड़ा का थोड़ा दिन चला, उसमें गड़बड़ी हुई तो गुजराल साहब आ गए। फिर 98 में चुनाव हो गए, 96 के बाद। 98 में फिर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब बने और फिर 13 महीने की सरकार चली। उसके बाद 99 में फिर चुनाव हो गया। उसमें भी बहुत सीट अच्छी थी और गठबंधन की सरकार थी, वो तो थी। फिलहाल 5 साल तक करीब वो सरकार 5 साल चली। 5 साल तक करीब इसलिए मैं बोला कि वो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही लोकसभा भंग कर दी गई थी। लोकसभा फरवरी 2004 में भंग कर दी गई थी, जबकि उसके लिए 5-6 महीना बचा हुआ था। फिलहाल फिर चुनाव हुआ 2004 में, फिर गठबंधन की सरकार आई। कांग्रेस 206 सीट जीती, लेकिन वामपंथ के सहयोग से सरकार बनाया। 2009 में भी गठबंधन की सरकार बनी और 2014 में फुल फ्लेज बहुमत की सरकार बनी। इसलिए आप देखेंगे इतिहास उठा के तो 1984 का जो इलेक्शन है, उसमें राजीव गांधी के टाइम में फुल फ्लेज बहुमत आया और मोदी साहब के टाइम में 2014, यानी 30 साल के अंतराल पे देश में 272 प्लस की सरकार बनी। अदरवाइज गठबंधन है। हालांकि यूपीए एनडीए जो बोलते हैं आप, इसमें गठबंधन ही है, लेकिन 303 सीट तो बीजेपी की है। वो तो चुनाव के पूर्व का एक कोलैबोरेशन चल रहा है, तो ठीक है, अच्छा है। अब देखिए 89 में से लेकर के 2014 के बीच में मुख्यतः आप देखें तो उस 20वीं सदी के उत्तरार्ध के दशक में यह चिंता व्याप्त हो चली कि क्या हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली सक्षम नहीं है क्या? क्या हमारी संसदीय प्रणाली, हमारी जो संसदीय प्रणाली की जो विशेषता है, जो लक्षण है, क्या उसका मतलब वो हमारे खिलाफ है क्या? भारत जैसे विकासशील देश, जहां इलेक्शन में, अभी आपने पिछला इलेक्शन देखे होंगे तो 60-70 हजार करोड़ के आसपास इलेक्शन में पैसा खर्च हो जाता है। लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहे हैं और आप हर साल 1.5 साल पे इलेक्शन कराते रहे, तो जो विकासशील देश जिसको अभी अपना संरचना ठीक करना है, अभी बहुत सारे बुनियादी विकास के लिए पैसे की मारामारी है, उसमें हर साल 2 साल पे इलेक्शन में पैसा खर्च होता रहेगा, तो देश के पिछड़ने के, खराब होने के चांसेस बने। वो दौर मैं आपको बताऊं कि जो दौर मैं बता रहा था, उस हम लोगों के प्रिपरेशन का पीक का टाइम था। 94 में मैं परीक्षा देने लायक एज हो गई थी। 95 में मैंने भी सिविल सर्विसेज का जो पहला अटेम्प्ट 95 में लिया, वहां से 2000 के बीच में, दैट इज अ वेरी पीक टाइम। और ये बहुत ही पार्लियामेंट्री सिस्टम पे क्वेश्चन उठने के टाइम थी। और ये एक ऐसा दौर था बच्चा, जो सब तरीके का संघर्ष चल रहा था। पहला संघर्ष नॉन एस्टेब्लिश गवर्नमेंट थी, जो देश के विकास को लेकर के क्वेश्चन उठते थे, लेकिन मैं अब तुलना अगर करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन की सरकारों में क्षेत्रीय विकास अधिक होते हैं। जो मेरा गवर्नेंस एक समझ है, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जब देश भर के अलग अलग इकाइयां मिलकर दिल्ली में सरकार चलाती हैं, तो अपने अपने क्षेत्रों की चिंता करके, और भारत में चूंकि क्षेत्रीयता का अभी लोप हुआ नहीं है, रेल मंत्री जहां का बनता है वहां 2-4 ट्रेनें चला ही देता है, तो जो विकासात्मक पहलू था, मुझे ऐसा लगा गठबंधन सरकार में संभावना ज्यादा थी। एनीवेज, फिर दूसरा जो फेज था, मतलब एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो चुनाव था, एक गठबंधन था, इससे लगा कि उस समय तो लग ही रहा था कि गठबंधन की सरकारें बड़ी कमजोर हैं, जबकि मैं वाजपेयी जी की सरकार को कमजोर नहीं मानता। मुझे लगता है कि वाजपेयी साहब ने ये प्रूफ किया कि गठबंधन की सरकार भी इस देश में चलाई जा सकती है और अच्छे विकास के साथ चलाया जा सकता है। आपको याद रखना है, कारगिल का वार उन्हीं के टाइम में था, पोखरण उन्होंने ही किया था, और पोखरण 2 के बाद जब दुनिया कट गई मुझसे, नाराज हो गए ना सब, और
हमारी सारी आर्थिक अव्यवस्था हो गई, चरमरा गई। ऐसे में भी काफी जो रास्ते निकाले गए वो दूसरे किस्म की समस्याओं को जन्म दिया, जैसे वैकेंसी का ना होना। आपको याद दिलाऊं, कुछ समय सिविल सर्विसेज की वैकेंसी 270 आती थी। अब जहां आप 1800 में संभावना खोज रहे हैं, वहां 270 में संभावना उसी ढंग से घट जाती है। रिटायर्ड की एज बढ़ा दी गई, आईएएस की भर्ती की भी 2 साल एज बढ़ा दी गई, तब 28 से 30 किया गया था। बीपी सिंह ने 26-28 किया था, वाजपेयी साहब ने 28 से 30 किया था। बीपी सिंह साहब जो थे, उन्होंने अटेम्प्ट भी बढ़ा दिया था, पहले 3 थे, 4 अटेम्प्ट कर दिए गए थे, है ना। और बाद में वाजपेयी साहब ने एज तो बढ़ाया, अटेम्प्ट नहीं बढ़ाया था। बाद में जब 2 साल 30 से 32 हुआ, तब उसमें अटेम्प्ट बढ़ा था, तो 6 अटेम्प्ट हो गए। ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट हो गए, एससी एसटी के लिए वो 37 साल तक वो दे सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। और ये मनमोहन सिंह साहब के टाइम में 30 से 32 हुआ। और आपने देखे होंगे कि हाल फिलहाल में, मुझे याद है, मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनकी टाइम में 12-12 सौ वैकेंसीज आती थी। पिछले 10 साल की तुलना में वैकेंसीज अभी की सरकार को काफी कम दिखती है। तो उस दौरान भी वो परेशानियां थी। रिटायर्ड की जब एज बढ़ा दी गई तो लोग रिटायर्ड ही नहीं हुए, तो भर्ती नहीं हुई। तो उस समय पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेकर बड़ी चर्चाएं होती थी, हमारा लोकतंत्र किधर जा रहा है, ऐसे निबंध आईएएस में आते थे। और लोकतंत्र को लेकर के एक अविश्वास की भावना मतलब जैसे पैदा हो गई। लोकतंत्र का मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम से मैं यहाँ बोल रहा हूँ, चुनाव तो अमेरिका में भी होता है। तो 2 मत हो गए। एक का मत यह था कि यह दौर पार्लियामेंट्री सिस्टम को त्यागने का है। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी साहब गृह मंत्री थे और बड़ी क्वेश्चंस थे, मतलब ये कोई छोटे सवाल नहीं थे, ये बड़े वाइबल क्वेश्चन थे। और हम लोग भी जो 23, 24, 25 के रेंज में अपना सफर कर रहे थे, तो उसमें ये हिलता था, मन मस्तिष्क में चलता था। मैं तो लिखता पढ़ता भी था, तो ज्यादा ही चलता था। तो उसमें मैं पाया कि क्या वाकई में पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो हम लोग जब पेपर में लिखते थे, निबंध वगैरह में, तो लिखते थे पार्लियामेंट्री सिस्टम को हटाने की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर रिफॉर्म लाने की जरूरत, परिवर्तन की जरूरत नहीं, सुधार की जरूरत। तो हम लोग सजेस्ट करते थे कि चुनाव 5 साल पर ही हो, और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि सरकार को गिराना है, यानी सरकार के प्रति अविश्वास लाना है, अगर कोई सरकार से हटता है, तो उसी से पूछो कि सरकार का क्या विकल्प है। अगर माना कोई सरकार से हट गया, तो आपने तो सरकार गिरा दी है, बहुमत नहीं है। लेकिन आप सरकार क्यों गिरा रहे हैं? अगर गिरा रहे हैं तो आप बनाएंगे, नहीं बना सकते तो मत गिराइए। मतलब कुछ प्रेशर तो उनपे भी हो ना, कि छोटी छोटी बातों पर आप देश को इतने बड़े झंझावात में डाल देते हैं। तो ऐसे हम लोग सजेशंस देते थे। पहला पहला ऐसे लिखते थे, 5 साल तक चुनाव पर पूरी तरह से अमल किया जाए कि चुनाव 5 साल में ही होंगे। दूसरा, यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले से पूछा जाए कि अगर सरकार गिरती है तो क्या तुम सरकार बना लोगे? बहुमत दिखाओ। कैसे बनाओगे? कारण बताओ। तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कर करके एक नई बातें दी जाती थी। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक बार, अब तक के 70 सालों के इतिहास में एक बार, बिल्कुल 20वीं सदी के उत्तरार्ध, यानी 95 से 2000 के बीच, 96 से 2000 के बीच में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय था कि क्या वाकई में पार्लियामेंट्री सिस्टम भारतीय परिप्रेक्ष्य में ठहरेगा नहीं क्या? क्या उम्दा नहीं है क्या? तो अब ये क्वेश्चन बंद हो गया। अब इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं है। आमतौर पर पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल के बीच का अंतर आपको समझना है, तो जरा एक दो बिंदु लिखा देते हैं, लिखिएगा। 2 मत हमने जो लिखा है उसमें एक आध लिख ही लीजिए। चलिए, संसदीय प्रणाली के समर्थकों का यह मत है कि, लिख लीजिए,
संसदीय प्रणाली के समर्थकों का यह मत है कि भारत की व्यवस्था में यह ठीक है, भारत की व्यवस्था में यह ठीक है। समय के साथ दोष आए हैं, मगर इसे दूर किया जा सकता है। एक मत तो ये था, अगर आज भी है, आज तो नहीं है, बट किया जा सकता था, क्योंकि 30 वर्ष तक 1989 से कह सकते हैं पुरजोर तरीके से बहुदलीय सरकारों का दौर 2014 से पहले इस देश ने देखा, इसलिए ये बात उभरी। ठीक, जबकि संसदीय प्रणाली के बिगड़े हालात को देखते हुए कुछ का मत यह है कि यह भी था कि इसके स्थान पर अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाना चाहिए, इसके स्थान पर अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाना चाहिए। भारत में ठीक है, संसदीय और अध्यक्षीय को लेकर वर्षों तक बहस रही है। भारत में संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली को लेकर वर्षों तक बहस रही है। ऐसे में दोनों के बीच लक्षण, विशेषताएं व गुण दोषों की चर्चा विस्तार से समझे बगैर भारतीय राज्य व्यवस्था को विस्तार से समझे बगैर भारतीय राज्य व्यवस्था को पूरी तरह से न्यायोचित सिद्ध करना कठिन है, पूरी तरह न्यायोचित सिद्ध करना कठिन है। राज व्यवस्था की बात कर रहा हूं, संसदीय प्रणाली से हम राज चलाते हैं। अगर हम अध्यक्षीय प्रणाली के भी दोष को समझ लें, गुण को समझ लें, इसके समझ लें, तो आपके लिए आसान हो जाएगी। इसीलिए ये सवाल टिकता भी है। तो जरा हेडिंग डालेंगे, संसदीय प्रणाली की लक्षण और विशेषताएं। पहले संसदीय प्रणाली समझिए जो आपका है, पहले अपना समझा करो, फिर गैरों का देखेंगे। और गैरों में कहां इतना दम था, बस थोड़ा सा पानी ज्यादा था। लिखिए, नंबर 1, यहां वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है, जबकि राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं। बहुत ही क्लियर, छोटा छोटा, बहुत छोटा। देखिए, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, बच्चा जो प्री पास कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा वगैरह लिख रहे हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन नए तरीके से अगर बात कही जाए तो इसलिए जरूरी है कि आप उसको भी ग्राह्य करें मजबूती के लिए। देखिए, जब आप एग्जाम लिखने जाते हैं, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, तो आपको 20 अगर क्वेश्चन है तो 20 बार शुरू करना पड़ता है। अब 20 बार शुरू करने का मतलब है कि 20 पहला लाइन लाना बहुत टाइम लेता है। तो जब भी हम लेखन में कराते हैं तो हमको ये जहन में रहता है कि विद्यार्थी वहां छटपटाता है पहली 1-2 लाइन, तो हम उसको पहली 1-2 लाइन एक यूनिवर्सल जैसे ट्रुथ होता है उस भांति देने का प्रयास करें। तो आगे लिखें, इंग्लैंड इसका बेहतर उदाहरण है और भारत ने यह प्रणाली वहीं से ग्रहण किया है। अब देखिए, इंग्लैंड इसका बेहतर उदाहरण है, भारत ने यह प्रणाली वहीं से ग्रहण किया है।
अब यहां मत घुसड़ दीजिएगा इंग्लैंड, 2 बार इंग्लैंड दो आ जाएगा। यह प्रणाली इंग्लैंड इसका बेहतर उदाहरण है। एक बार आया, फिर लिख दीजिए इंग्लैंड से भारत ने संसदीय प्रणाली लिया। ये चुभता है। वहीं सेंटेंस से एग्जामिनर समझ जाएगा कहां से बोल रहा है। बेल्जियम थोड़ी हो जाएगा वो समझेगा बेल्जियम ऑस्ट्रेलिया नहीं, जब इंग्लैंड लिखे हैं तो अगला लाइन उसको बता देगा। तो बार बार नाम नहीं लेना चाहिए। जैसे मैंने कोई चीज है, एक आध बार नाम ले लिया, फिर बोला आप समझ गए ना, आप इस बात को समझ रहे हैं ना, तो समझा तो आप ही को रहे हैं। लिखें स्पष्ट तथा स्थायी बहुमत। नेक्स्ट, स्पष्ट तथा स्थायी बहुमत। इसमें यह विशेषता है, अब बार बार संसदीय प्रणाली में यह विशेषता लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें यह विशेषता है कि बहुमत दल का शासन होता है और स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में कई दल मिल के भी बहुमत सिद्ध कर सकते हैं। कई दल बहुमत सिद्ध कर सकते हैं। लिखें जिन देशों में द्विदलीय पद्धति है वहां यह एक आसान प्रक्रिया है। जहां पे द्विदलीय व्यवस्था है वहां आसान प्रक्रिया है, और जहां बहुदलीय पद्धति है वहां सरकार का निर्माण कठिन होता है। वहां सरकार का निर्माण कठिन होता है। भारत इसका उदाहरण है, बहुदलीय वाला। 2014 से बहुदलीय के बावजूद भारत में स्पष्ट बहुमत देखा जा सकता है। स्पष्ट बहुमत देखा जा सकता है। एक आपको उदाहरण देते हैं, लिखिएगा संसद में किसी दल का बहुमत न होने पर, संसद में किसी दल का बहुमत न होने पर सरकार को बनाना दूभर है। इसीलिए संसदीय प्रणाली में अस्थायी सरकारों के निर्माण के खतरे रहते हैं, क्योंकि बहुमत स्थायी रूप से होना चाहिए। फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध के दौर में या प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में 42 सरकारें आई गई। इंग्लैंड में द्विदलीय पद्धति है और वहां सरकारें स्थायी बनी रही। ठीक है ना, ये खतरे हैं। नेक्स्ट लिखिएगा सामूहिक उत्तरदायित्व। आप हेडिंग से चीजों को समझ जाएंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है
एक मंत्री के खिलाफ भी बहुमत, अविश्वास प्रस्ताव, एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पूरी सरकार के खिलाफ माना जाता है, पूरी सरकार के खिलाफ माना जाता है। ठीक है, आगे लिखिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी। जहां मंत्रियों की लोकसभा की तरफ सामूहिक उत्तरदायित्व है, जहां मंत्रियों की लोकसभा के प्रति या मंत्रिपरिषद कह लीजिए लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है, वहीं प्रत्येक मंत्री अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। और व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री के प्रति जिम्मेदार। प्रधानमंत्री चाहे तो उनको हटा सकते हैं, हटाने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर कोई मुद्दा उठता है तो आपने देखे होंगे कि वो मंत्री के पीछे पड़ जाते, सरकार बचाने निकल देती। संसद सदस्य उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। अब वो प्रश्न पूछेंगे तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है वहां जवाब देना, उस विभाग का। संसद के सदस्य उससे प्रश्न पूछते हैं, उसके विभाग की आलोचना भी करते हैं। लिखें 1962 के वार में, लिखिएगा 1962 के चीन से जो लड़ाई हुई थी, है ना, उठे विवाद को लेकर रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन पर अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आलोचना हुई। संसद में भी हुई, प्रेस में भी हुई, मीडिया में, जनता में हुई, जिसके चलते उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपना त्यागपत्र दे दिया। यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी थी, यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी थी। नेक्स्ट लिखिए संसद की सदस्यता। संसद की सदस्यता कोई भी मंत्री बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री मंत्री बन सकता है, मगर उसे 6 महीने के भीतर, मगर उसे 6 महीने के भीतर संसद की सदस्यता लेनी होती, चाहे लोकसभा की ले ले, चाहे राज्यसभा की ले, लेनी होती। चाहे वो विधानसभा की ले ले अगर मुख्यमंत्री है, मंत्री है, चाहे विधान परिषद। अभी देखे होंगे उद्धव ठाकरे जो थे वो विधानमंडल के सदस्य तो थे नहीं, वो तो उनका 6 महीना भी पूरा हो रहा था, 27 मई को पूरा हो जाएगा। तो उसके पहले उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता ले ली, तो अब वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं इस्तीफा देना पड़ता। तो संसद की सदस्यता, हाँ लिखें प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड का एक उदाहरण है कि 88 मंत्रियों में से 5 संसद के सदस्य नहीं थे। ठीक है, और यह
और यह भारत के संविधान में इस दृढ़ता से लागू है कि आपको 6 माह में सदस्यता लेनी ही है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व लिखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, वास्तविक सत्ता वही है, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री। यह विशेषता होती है, संसदीय सरकार की यह विशेषता होती है और नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, और नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर काम करते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में प्रधानमंत्री फ्रंट फुट पर होता है, फ्रंट फुट। और वह नक्षत्रों में सूर्य की भांति होता है। समझ गए? वह नक्षत्रों में सूर्य की भांति होता है। अब लिखिए राजनीतिक सजातीयता। इसका क्या मतलब? लिखिए, इसका तात्पर्य है कि सभी एक टीम के रूप में काम करते हैं। सभी एक, यहां पर होमोजीनियस की बात करें, सजातीयता, हेट्रोजीनियस नहीं। सभी एक टीम के तौर पे काम करते हैं, जनता के सामने अपने मतभेद प्रकट नहीं करते, जनता के सामने अपने मतभेद प्रकट नहीं करते हैं। ठीक है, लिखिएगा, कई बार विभिन्न दलों के मंत्रियों में यह दिक्कत आती है। कई बार विभिन्न दलों के मंत्रियों में किसी नीति या कार्यक्रम के बारे में मतभेद हो जाते हैं। ये शंका रहती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो जाते हैं, और किसी दल के मंत्री को हटना भी पड़ सकता है। फ्रांस में कई प्रकार, या फ्रांस में इस प्रकार लिख लीजिए, का उदाहरण पहले बहुत मिलता था, और इंग्लैंड में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते थे, मिले ही नहीं। और इंग्लैंड में ऐसे उदाहरण दिखते नहीं थे। क्यों नहीं दिखते थे? टू सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम। अब लिखें रहस्य, एक हेडिंग बनाए, रहस्य। संविधान की ओर से संविधान की शपथ उन्हें इसके अनुकूल बनाती है। शत्रुओं को सरकार का रहस्य बतलाने या बताने, शत्रुओं को सरकार का रहस्य बताने पर सख्त दंड दिया जा सकता है। रहस्य को छुपाइए, वैसे भी रहस्य छुपाइए, जो देश की प्रगति, देश की वृद्धि, देश की विकास, देश के लिए बेहतर ना हो। अगर आप उसके बाद ये सब करते हैं
तो ये तो शपथ जो लिया आपने उसी का अन्याय कर दिया। आगे लिखिए, कार्यपालिका को लोकसभा भंग करने का अधिकार, राज्यसभा भंग होती नहीं है, कार्यपालिका सिफारिश कर दे कि साहब भंग कर दीजिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि वाजपेयी साहब ने 6 महीना पहले अपनी सरकार को, जब 5 साल की सरकार चला ली, तो उनको एक मौका दिखा था इलेक्शन की, इस समय इलेक्शन कराया जाए तो ऐसा देखा जाता है तो जीत पक्की हो सकती है। तो एक साइन इंडिया का नारा आया और उन्होंने फरवरी में ही लोकसभा 2004 में भंग कर दिया। चाहते तो मई तक रह सकते थे प्रधानमंत्री, तो फिर वो हार गए वो इलेक्शन को, तो वो सिफारिश कर दिया तो भंग कर दिया। तो कार्यपालिका यहाँ लोकसभा को भंग कर सकती है। लेकिन संसदीय प्रणाली में ऐसे भी कई अवसर आए हैं जब कार्यपालिका ने लोकसभा को भंग किया है, और ऐसा कई बार गतिरोध के कारण हुआ है, कई बार गतिरोध के कारण हुआ। और ऐसा करने से फिर नए चुनाव में जाना होता है और फिर नई सरकार का गठन होता है। लाइन बदलें, उपरोक्त बिंदु जो ऊपर आपने लिखा है, यह संसदीय प्रणाली की सामान्य लक्षण है। उपरोक्त बिंदु संसदीय प्रणाली के सामान्य लक्षण है, जो इसके गुणों के साथ और परिमार्जित प्रतीत होते, इसके गुणों के साथ और परिमार्जित प्रतीत होते। तो जरा गुण लिखिए, संसदीय प्रणाली के गुण। अब देखिए पहला करा दिया ये, दूसरा लिखिए गुण। लिखें, संसद तथा मंत्रिमंडल में सहयोग की भावना। संसद तथा मंत्रिमंडल में या मंत्रिपरिषद में सहयोग की भावना। क्यों रहता सहयोग की भावना? आप अच्छी तरह जानते हैं, विधायिका जो है, अरे भाई 303 सीट पाए हैं कि नहीं? पाए हैं ना। मोदी साहब 303 सीट पे हैं, 272 चाहिए। वैसे तो 350 प्लस चले गए हैं अपना पूरा कुनबा लेके। तो अब उनको बिल पास करना है तो अपनी पार्टी है, अब 2/3 बहुमत जब राज्यसभा में गड़बड़ हो जाता है, जब किसी विवाद पे, तो वहां नहीं है। तो होता यह है कि जो सहयोग की भावना, पार्लियामेंटेरियन सब सहयोग करेंगे। जब आप मेरिट में है तो सहयोग ही करेंगे ना। तो संसदीय प्रणाली में सहयोग, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अध्यक्षीय प्रणाली जब बताऊंगा तो अब याद आ गया तो बता देता। अध्यक्षीय प्रणाली में जैसे ट्रंप है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, सीनेट और कांग्रेस से अलग है, अलग बनती है ना वहां सरकार, वहां बहुमत उनको थोड़ी सिद्ध करना है। उनकी पॉलिसी वो मतलब एक प्रकार से अलग है, अलग लक्षण है, सेपरेट है, विधायिका कार्यपालिका अलग। अब वो मैक्सिको के देखे होंगे कि तरफ से दीवार बनाना चाह रहे थे। ये मैं जनवरी 2019 की बात बता रहा हूं, बहुत मामला पीक पे चला गया था। ट्रंप उस समय बड़े नाराज थे क्योंकि वहां का सीनेट जो है उसको पैसा नहीं दे रहा था जो मांग रहे थे वो बनाने के लिए। तो वहां का जो एक प्रकार संसद थी वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं थी, और वो कहते थे कि मैक्सिको के लोग बड़े गंदे होते हैं और भी नीचे नीचे जितने भी सब चले आते हैं इधर, तो दीवार खड़ी करना चाह रहे। तो उस समय हमने एक आर्टिकल भी लिखा था और मैंने आर्टिकल में अंदाजा भी लगाया था कि हमने कहा कि जिस तरीके के ट्रंप का मिजाज है, अगर वहां के पार्लियामेंटेरियन ने उसको पैसा नहीं दिया, परमिशन तो पार्लियामेंट से ही जाएगा ना, कोर्ट से पैसा, तो फ्यूचर में वो इमरजेंसी भी लगा सकते हैं। और आपको मैं बताऊं, फरवरी में इमरजेंसी घोषणा किया उन्होंने, 19 की बात बता रहे हैं, और हमारा ये 7-8 जनवरी का आर्टिकल था दैनिक जागरण में प्रकाशित। तो मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं कि
वहां पर जरूरी नहीं है कि सरकार और पार्लियामेंटेरियन में सहयोग, यहां पर सहयोग की संभावना रहती है। ये बेसिक एक डिफरेंस बताया, लिख लीजिए। संसदीय पद्धति में जिस दल का बहुमत होता है वही सरकार होती है। संसदीय पद्धति में जिस दल का बहुमत होता है वही सरकार होती है। ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इंग्लैंड में यही सम्राट के ऊपर वहां चला जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड में रिपब्लिक नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है बट रिपब्लिक नहीं। हमारे रिपब्लिक है, हमारे राष्ट्रपति करता, हमारे वंशानुगत नहीं है, वहां पर है। तो वहां प्रधानमंत्री है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, बट वो रिपब्लिक नहीं है। वहां का जो एक संवैधानिक प्रमुख है वो वंशानुगत। हमारे संवैधानिक प्रमुख चुनाव से आता है 5 साल में, जिसको राष्ट्रपति हम बोलते हैं। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री के कहने पर मंत्री को भी नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जिसको कहेगा उसको मंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है। इस प्रकार एक तो उसका प्रभाव, उसका सहयोग संसद से भी बना रहता है क्योंकि वहीं से आया है बहुमत लेके। दूसरा, मंत्री से भी बना रहता है क्योंकि उन्हीं के कहने पे मंत्री बने हैं। एक तरफ संसद से सहयोग बना रहता है, दूसरी तरफ मंत्रियों से सहयोग मिलता रहता है, क्योंकि वो उन्हीं को मंत्री बनाएंगे जिनको वो, जिनसे जो अच्छे होंगे, जिनको समझते होंगे कि हमारा सहयोग करेंगे। क्यों इधर उधर आदमी को बना देंगे फालतू टाइप का। ठीक है। चलिए, बिलोबी के अनुसार, बिलोबी एक प्रशासनिक चिंतक है, लिखिएगा। बिलोबी के अनुसार यह प्रणाली, यानी यह प्रणाली का मतलब संसदीय प्रणाली, उत्तरदायित्व, निर्देशन एवं प्रभुसत्ता की एकता, एवं प्रभुसत्ता की एकता की समर्थक है। प्रभुसत्ता की एकता की समर्थक है क्योंकि इसके अंतर्गत वास्तविक और उत्तरदायी, वास्तविक रूप से, ऐसा लिख लीजिए, वास्तविक रूप से उत्तरदायी शासन निवास करती है। वास्तविक रूप से शासन निवास करती है। एक हेडिंग बना लें, उत्तरदायी शासन। फट से एक लाइन लिख लीजिए। यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और लोकसभा जनप्रतिनिधियों की संस्था है। यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और लोकसभा जनप्रतिनिधियों की संस्था है। नेक्स्ट लिखिए, इसमें निरंकुश नहीं होने की संभावना है। निरंकुश नहीं होने, एक गुण यह है, निरंकुश नहीं होने की संभावना। लिखें, अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को हटाना, मंत्री की मनमानी पर रोक लगाना, संसद का इस पर अंकुश होना, इसे निरंकुश होने से रोकता है। इसे निरंकुश होने से रोकता है। नेक्स्ट लिखिए, समय के अनुसार परिवर्तन लाया जा सकता है। लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली की तुलना में यह अधिक फ्लेक्सिबल है, लोचशील है। कैसे है? जैसे मंत्रियों को बदलना आसान है, प्रधानमंत्री को बदलना
मंत्री को बदलना और प्रधानमंत्री को बदलना। आप एक इलेक्शन कराइए, उसमें रोज प्रधानमंत्री बदल दीजिए, क्या समझे? इलेक्शन बार बार नहीं कराना, प्रधानमंत्री जब चाहे बदल दे। और ट्रंप को, इलेक्शन ट्रंप जीते हैं, ट्रंप को हटा के किसको उसी इलेक्शन में दूसरा राष्ट्रपति बनाएंगे? 4 साल रहेगा। जब 1996 का चुनाव हुआ, चुनाव एक बार हुआ, प्राइम मिनिस्टर 3 आए। पहले 13 दिन की सरकार वाजपेयी साहब चला के चले गए, फिर वो इलेक्शन थोड़ी हो गया, फिर देवगौड़ा साहब आ गए उसी में, फिर देवगौड़ा साहब से नाराज हुए, इधर उधर हुआ तो गुजराल साहब आ गए। वही इलेक्शन में 3 प्राइम मिनिस्टर आए। 1989 में इलेक्शन हुआ, बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर हुए। 11 महीने में चंद्रशेखर आ गए प्राइम मिनिस्टर, उसी इलेक्शन। आप समझ गए बात को? मतलब एक इलेक्शन, कई प्राइम मिनिस्टर। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर। जैसे माना कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई लोडशील, कोई अच्छा नेतृत्व नहीं है, दूसरा नेतृत्व आ सकता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं। आगे है, यह लोकमत से चलती है। यह सरकार, यहां सरकार लोकमत से चलती है। आप जान गए हैं लोकमत क्या है? पब्लिक जिसको वोट देती है उससे चलती है। लिखे, संसदीय सरकारों में मंत्रियों को अपनी योग्यता दिखाने का भरपूर अवसर मिलता है। ठीक है, और लास्ट लिख लीजिएगा, इसमें वैकल्पिक शासन की जगह बनी रहती है। वैकल्पिक शासन समझ रहे ना बच्चा? वैकल्पिक शासन ऐसा होता है कि जैसे, वही उदाहरण है, वाजपेयी साहब बीजेपी की तरफ से सरकार में आए, जब वो चले गए तो विपक्ष वाला आ गया अपनी सरकार लेके, लो भैया हमारा आंकड़ा। तो वैकल्पिक सरकार की संभावनाएं भी इसमें व्याप्त रहती। अब ट्रंप जैसे चुनाव जीत गए तो ट्रंप चले गए, तो जो हार गया वो थोड़े आ जाएगा उसमें सत्ता में लेके। ये है। आगे इसका दोष क्या है जरा लिख लीजिए, तो पॉइंट लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। और कुछ किताब से पढ़ लीजिएगा कई चीजें, है ना। लिखिए, इसमें मंत्रिमंडल की तानाशाही का भय हो सकता है। दोष में क्या है? मंत्रिमंडल की तानाशाही का भय हो सकता है। पूछे क्यों? एक तरफ तो आप संसद में सुपरसीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने अपने मनचाहा आदमी उसी को उलट दीजिए। समझाने के हिसाब समझ रहे हैं ना, उलट दीजिए उसी को। एक तरफ तो आपको पार्लियामेंट का पूरा भरोसा मिला हुआ है क्योंकि आप ऑलरेडी बहुमत पाए हुए हैं, और दूसरी चीज क्या है, आपने मंत्री भी ऐसे ऐसे लोगों को बना लिया है जिससे कि आपके साथ सब करते हैं। तो उसमें देखो दोनों बात हो गई ना कि आप इस सहयोग का क्या प्रयोग करते हैं और इस सहयोग का क्या दुरुपयोग करते हैं। तो तानाशाही का भय रहता है। अब आप अच्छी तरह जान रहे हो कि सरकारों में किस तरीके का इसी लोकतंत्र के भीतर थोड़ी सी निरंकुशता का भाव आया है। आप खंगालेंगे तो हिस्ट्री में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, इसमें यदि सत्तारूढ़ दल के पीछे, इसमें यदि सत्तारूढ़ दल के पीछे बहुमत ना हो तो सरकार अस्थिर रहती है। ठीक। नेक्स्ट है, यदि बहुमत ना हो, सत्तारूढ़ जो दल है सत्ता में है पर उसका बहुमत नहीं है, तो वो कभी भी गिर सकती है, क्योंकि 19-20 हुआ, लोग गए तो गिर जाएगी। आगे लिखें, सरकारों के शीघ्रता से, सरकारों के शीघ्रता से बदलने से, सरकारें बदल जाएं अगर, शीघ्रता से बदलने के, क्योंकि इसमें उपाय रहता है, इसमें चांस रहता है, नीतियां अनिश्चितता में चली जाती, ये खतरे रहते हैं। नीतियां अनिश्चितता में, अभी हम काम कर रहे थे तब तक हमारे खिलाफ अविश्वास हो गया, दूसरा आ गया, फिर नीतियां खतरे में चली जाती। मैं नीति की बात किया बेटा, नीति जो है एक एग्जीक्यूटिव डिसीजंस है ना। मैं सिटीजनशिप एक्ट खतरे में नहीं जाएगा, वो तो कोई भी आ जाए, संविधान खतरे में नहीं जाएगा,
है ना, नियम विनियम नहीं खतरे में जाएंगे। चाहते हैं क्या, नीतियां। हमने सड़क बनाने की योजना बनाई तो दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहता है वहां सड़क। इस तरीके के खतरे। आगे बहुदलीय प्रथा से, बहुदलीय प्रथा से विकास को खतरा रहता है, विकास को खतरा रहता है, ठीक है ना। हाँ, झगड़े की संभावना बनी रहती, राजनीतिक झगड़े बने रहते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय हितों के चलते राष्ट्रीय हित हाशिए पे, क्षेत्रीय हितों के चलते राष्ट्रीय हित हाशिए पे। आपको न्यूक्लियर डील अगर याद होगा, जब वामपंथ ने उनका समर्थन वापस लिया था मनमोहन सिंह साहब की सरकार ने, 2008 की बात है, जब न्यूक्लियर डील मनमोहन सिंह साइन करना चाहते थे तो वामपंथी नहीं चाहते थे न्यूक्लियर डील पे, तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया था। उस समय सोमनाथ चटर्जी साहब स्पीकर थे जो वामपंथी दल के थे, और उनको कहा गया कि आप भी इस्तीफा दे दीजिए, तो उन्होंने कहा था कि स्पीकर किसी दल का नहीं होता है। वो स्पीकर, एज ए स्पीकर, मैं समझता हूं कि सोमनाथ चटर्जी के बारे में अगर आप थोड़े से भी अच्छी तरह से जाने तो सोमनाथ चटर्जी को मैं बड़ा धाकड़ स्पीकर मानता हूं। वामपंथियों ने, वामपंथ की सरकार से समर्थन था, आपको बताया था 206 सीट उनकी थी, और करीब 55-55 सीट के आसपास ये वामपंथ की, दो वामपंथ दल हैं, एक कम्युनिस्ट पार्टी, एक कम्युनिस्ट पार्टी एम है, CPI-M, है ना। तो दोनों का यही कोई आंकड़ा था, 55-54 या 55 सीट थे, तो उससे समर्थन दिए थे, बाकी मिला उला चल रहा है। तो उस समय जब इन्होंने समर्थन वापस किया था, तो बसपा और सपा ने समर्थन देके सरकार बचाया था उस समय, और न्यूक्लियर डील हुआ था। और उसमें सोमनाथ चटर्जी साहब चूंकि इन्हीं के दल के थे, स्पीकर बनाए गए थे, तो उनसे दबाव बनाया गया कि आप इस्तीफा दीजिए क्योंकि आप हमारे दल के हैं। तब उन्होंने कहा था कि स्पीकर किसी दल का नहीं होता, स्पीकर किसी दल का था, बट जब पद पे चला जाता है तो किसी दल का नहीं होता। वो इस्तीफा नहीं दिए, अपना पूरा कार्यकाल किए। और उन्हीं के टाइम में आपको कबूतरबाजी का एक आया होगा, उन्होंने 1 दर्जन सांसदों को सस्पेंड कर दिया था, पार्लियामेंट से 1 दर्जन को सस्पेंड कर दिया, वो सभी सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने एक समन जारी किया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं, कभी आप स्पीकर के रोल में ये चीजें फिट हो जाती हैं, जो एक्सेप्शनल नहीं है, ये हुआ है सामने घटना। तो उन्होंने समन जारी किया, तो इस सोमनाथ चटर्जी साहब ने उस समन का कोई जवाब ही नहीं दिया, और जानते हैं क्या कहा? कहा कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है मुझे समन जारी करने वाला। यानी स्पीकर पीठ पर बैठा है, और पार्लियामेंट में जो निर्णय लेता, आप कहीं भी पढ़िए, उसको आप सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा सकते, पढ़िए जाके। तो उन्होंने उनका जो निर्णय, जैसे आपने देखे होंगे कि जब इस गवर्नर कोई निर्णय ले लेते हैं, तो आप, ठीक है, वो निर्णय उचित अनुचित का सवाल अलग है, कैसे बहुमत सिद्ध करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तुरंत बोलते हैं कि हमें गवर्नर के निर्णय से कोई मतलब। महाराष्ट्र के केस में देखिए, कहीं और के केस में भी देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहले साफ करता है कि हमें गवर्नर, ये तो गवर्नर का काम है भैया, वो तो विवेकाधिकार है, उनके मन है। सुप्रीम कोर्ट नियम, संविधान, विधा का पुरोधा है। हमें लगता है कि गवर्नर ने, स्पीकर ने, फलाना ने वो किया, वो तो अपने क्षेत्राधिकार में कर रहे हैं काम। कुछ नहीं हुआ, समन का कोई जवाब नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का अपना गरिमा और स्पीकर का अपना गरिमा, तो ऐसे भी तनातनी रहे हैं। फिलहाल आगे है कि दल कभी कभी राष्ट्रीय हितों को, जो क्षेत्रीय हित होते हैं ना, वो राष्ट्रीय हित को प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि सरकार बनने की संभावनाएं सभी इसी प्रकार की रहती हैं। लिखिएगा, युद्ध और विपत्ति काल में संसदीय सरकार के भीतर वाद विवाद में समय नष्ट होने का खतरा अधिक रहता है।
वाद विवाद में समय नष्ट होने का खतरा अधिक रहता है, जबकि जरूरत एक्शन लेने का। लिखें, नौकरशाही अधिक प्रभाव स्थापित हो जाता है। इसमें क्या होता है ना, ब्यूरोक्रेसी का प्रभाव स्थापित हो जाता है। बिहार वगैरह में देखिए, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो उस समय ब्यूरोक्रेसी का प्रभाव बना होगा, क्योंकि जब हमारा राजनीतिक सत्ता कमजोर होता है तो हमारा जो प्रशासनिक सत्ता उभर जाता है, वो नौकरशाही जिसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये सब इसके एक प्रकार से दोष हमने बता दिए। तो लास्ट में जरा लिख लीजिए, संसदीय प्रणाली के गुण और दोष से यह पता चलता है कि हाँ, कि इसमें, ठीक है ना, कई सकारात्मक पहलू निहित हैं और जो दोष हैं, इसमें कई सकारात्मक पहलू निहित हैं और जो दोष हैं उसकी संभावना हमेशा नहीं रहती है। हमेशा गठबंधन की सरकार नहीं होगी, हमेशा युद्ध नहीं होते, हमेशा विपत्ति नहीं आती, उसकी संभावना हमेशा नहीं रहती। भारत में यह प्रणाली 1990 से 2000 के बीच, 1990 से 2000 के बीच, 99 तक करीब 2000 के बीच, हाँ, कई चुनावों के चलते संकट में आई थी, कई चुनावों के चलते संकट में आई थी। देखिए 89 का चुनाव बच्चा, 91 का, अभी देखिए आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, 21 मई है। आज ही के दिन वो पेरम्बदूर में एक बम जो फटा था, मानव बम, उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी और वो इलेक्शन का प्रचार कर रहे थे। 91 में इलेक्शन, मैंने बताया था कि 91 फरवरी में चंद्रशेखर इस्तीफा दिए थे और उसके बाद चुनाव आयोग ने चुनाव डिक्लेयर किया था और उस समय उत्तर प्रदेश वगैरह में भी कुछ चरणों के चुनाव हो गए थे, मतलब करीब आधे चुनाव हो गए थे और केरल वगैरह में होना था, तो उस समय वो प्रचार कर रहे थे। उसी समय ये घटना हुई और फिर उसके बाद इलेक्शन हुए। उस घटना के बाद तो फिर भी वो सरकार में नहीं आ पाए थे और राजीव गांधी चले गए थे, तो उस समय सोनिया गांधी वगैरह सब कट गए थे, तो पीवी नरसिम्हा राव साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। उस समय वो पार्लियामेंटियन भी नहीं थे जो वो प्राइम मिनिस्टर बने, बाद में वो उनका हिसाब किताब हुआ, जो भी है फिलहाल। तो कहने का मतलब है कि 89 का इलेक्शन, 91 का इलेक्शन, 96 का इलेक्शन, 98 का इलेक्शन, 99 का इलेक्शन, इन 10 सालों में 5 चुनाव हुए। 89 एक, 91 2, 96, 91 के बाद 96 3, 98 4 और 99 जिसमें वाजपेयी साहब तब 5 साल की सरकार चलाए। 5 इलेक्शन 10 साल, ऑन एन एवरेज 2 साल में 1 इलेक्शन, ऐसा समझ लीजिए। बीच में वही 5 साल की सरकार नरसिंह राव साहब की हटा दीजिए, तो उस 5 साल का अब अगर इस तरह से देखें तो 89 से 91, मतलब 2 साल के दरमियान में 2 इलेक्शन, फिर वहां हटा दीजिए 96, 98, 99, यानी 3 साल के भीतर, यानी 96 से 99 के बीच में 3 इलेक्शन। आप जरा सोचिए कि एक विकासशील देश तो कैसे भड़बड़ा जाएगा अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के। मतलब 91, 89 से 91 के बीच 2 इलेक्शन, 96 से 99 के बीच में 3 इलेक्शन। तो पार्लियामेंट्री पर तो क्वेश्चन उठ ही जाएंगे कि भैया क्यों नहीं इसमें स्टेब्लिश की ये क्षमता है। अगर माना ऐसे क्षेत्रीय दल 4-4 सीट, 10-10 सीट, 20-20 सीट जीत लेंगे और 272 का आंकड़ा ही नहीं मिलेगा और गठजोड़ बनेगा नहीं, तो फिर देश कैसे चलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम का अब ये साइड इफेक्ट आ रहा है और अब हमको पता चल रहा है? ठीक, लेकिन वो हम लोग निकल गए उस फेज से। आगे लिखिएगा, सरकार अच्छी तरह चलने की संभावना अध्यक्षात्मक प्रणाली की तुलना में बेहतर मानी गई है। यहां निरंकुश की संभावना नहीं है, जनहित का पूरा ध्यान हो सकता है, होता है, और
सत्ता विरोध के निशाने पर रहती है, सत्ता विरोधी के निशाने पर रहती है और जनता में भी विमर्श चलता रहता है। अब फटाफट अध्यक्षीय प्रणाली लिखिए, अध्यक्षीय प्रणाली फटाफट। टाइम बड़ा जल्दी निकल जाता है, 1.5 घंटा। पता नहीं आप 1.5 घंटे को किस टॉयलेट किस तरह करते हैं फोन में, मैं समझता हूं कि आप कर लेते होंगे। और कल मैं ऑनलाइन फेसबुक पर ही काफी बातें बताया, अमेरिका वगैरह का उदाहरण दिया, जहां पर हायर एजुकेशन में बहुत तेजी से वो 2006 से ही आगे निकल चुका था। आप मेरा वीडियो फेसबुक पे पढ़ा है, आप उसको सुनेंगे तो 20 मिनट का एक अच्छा ऑनलाइन एजुकेशन पे नॉलेज मिल जाएगा। आप अध्यक्षात्मक प्रणाली को भी फटाफट थोड़ा कर लीजिए, एक लाइन में लिख लीजिए, वह सरकार जिसमें कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र होते हैं, जिसमें कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र होते हैं। लिखें, इस पद्धति में राष्ट्रपति के पास सरकार की वास्तविक शक्तियां होती हैं। इस पद्धति में राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं, ठीक है। वह अपने प्रशासन और नीतियों के लिए विधायिका की तरफ उत्तरदायी नहीं होता, विधायिका की ओर उत्तरदायी नहीं होता जैसे हम होते हैं। दोनों में फट से अंतर लिख लीजिए, लिखिए अध्यक्षीय और संसदीय में अंतर। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए। अध्यक्षात्मक सरकार में शक्तियों का पृथक्करण होता है। शक्तियों का पृथक्करण होता है, जबकि संसदीय में केवल न्यायपालिका अलग है। यहां तीनों अलग हैं, अध्यक्षीय में केवल न्यायपालिका अलग। ठीक है, आगे लिखें। अध्यक्षीय सरकार राष्ट्रपति, राज्य और सरकार का मुखिया होता है। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का मुखिया होता है। राज्य और सरकार दोनों का मुखिया होता है, जबकि संसदीय प्रणाली में, ये लाइन को नोट कर लीजिएगा, एक कम पढ़ने को मिलती है। राज्य और सरकार दोनों का मुखिया होता है, जबकि संसदीय प्रणाली में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, अध्यक्षीय में राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियां और मंत्री बनाने के लिए मंत्री और अपने मंत्री रख सकता है, ऐसा लिख दिया, और अपने मंत्री रख सकता है। जबकि संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक शक्तियां और कोई भी मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने में उसे सदन का सदस्य होना पड़ता है। कोई भी मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने उसे संसद का सदस्य होना पड़ता है। ठीक है, आगे लिखें। अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति पर अविश्वास प्रस्ताव से नहीं हटाया जा सकता। संसदीय अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति को
अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता, महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, जबकि संसदीय प्रणाली में अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जाता है। ठीक है, अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति निश्चित अवधि तक रहता है, निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, 4 साल अमेरिका में। ठीक है, केवल संविधान के उल्लंघन की स्थिति में ही महाभियोग से हटाया जा सकता है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री कभी भी अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। दोनों के अंतर के बारे में बेजहॉट ने लिखा है, बेजहॉट कर दीजिए। बेजहॉट ने लिखा है, क्या लिखा है जरा लिखिए। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्तियां एक दूसरे से स्वतंत्र हों तो अध्यक्षात्मक शासन और सहयोग करें तो संसदीय प्रणाली है। ये पिन पॉइंट, अलग हो तो अध्यक्षीय प्रणाली और सहयोग करें तो संसदीय प्रणाली। ठीक, संसदीय प्रणाली का उदाहरण इंग्लैंड, अध्यक्षीय प्रणाली का उदाहरण अमेरिका ले लीजिए। फटाफट लिखिएगा इसके गुण और लाभ क्या है। गुण अब्लिक लाभ लिख लीजिए। हेडिंग बता देते हैं, आप जान जाएंगे। कई चीजें आप इतना लंबा नहीं लिखिएगा। पहला, सरकार स्थिर बन जाती है। अब बताने की जरूरत नहीं, इसके अंदर का मटेरियल आपको चर्चा करते समय पार्लियामेंट्री में पता। इसीलिए कहा जाता है पहले थोड़ा मेहनत करो, बाद में थोड़ा सा रिलैक्स करो। सरकार स्थिर बन जाती है। आगे, संकट काल के लिए यह श्रेष्ठ है। हमने बताया वो वाद विवाद का घर बना लेते हैं, वो चर्चा करते रहते हैं, इसमें श्रेष्ठ है। अगर कोई आपत्ति आए तो निर्णय लेने वाला तो कौन सा जाकर उसको पूछना। लिखें, शासन में दक्षता उत्पन्न होती है। जब कोई डर नहीं है, कोई वो नहीं है, तो थोड़ा इफिशियंसी रहती है बेटर। प्रशासन में एकता रहती है, प्रशासन में एकता रहेगी। दल प्रथा का अभाव है। दल वगैरह से क्या मतलब है। ठीक है, यह शक्तियों के पृथक्करण पर काम करती है। शक्तियों के पृथक्करण के कारण आश्रित नहीं होती है। शक्तियों के पृथक्करण के कारण आश्रित नहीं है ना, विधायिका पर आश्रित नहीं है। और बहुदलीय प्रणाली के लिए अधिक उपयुक्त है। अब भारत में हमने बहुदलीय प्रणाली है भारत में, तो इसलिए ये चर्चा हुई, क्योंकि अगर सब लोग 4-4 सीट ले लेंगे 272 आएगा ही नहीं। तो इसके लिए यही लाओ कि स्थिर सरकार बन जाए 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, जो बनाना चाहते हो। आगे लिखिए, इसका दोष क्या है। लिखिए, राष्ट्रपति के पास अधिक शक्तियां होती हैं। लिखिएगा, राष्ट्रपति के पास अधिक शक्तियां होती हैं और वह बहुत से मामलों में मनमानी कर सकता है। वह बहुत से मामलों में मनमानी कर सकता है। अभी देखे होंगे ट्रंप साहब ने एक उदाहरण दिया कि उनके यहाँ जो
कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, लाखों में 15-16 लाख कितने हैं वो। तो वो उसको कह रहे हैं कि साहब हम जो है ना बहुत चेक किए इसलिए ऐसा हुआ। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि हमने इतना चेक किया। मतलब अब बताइए, इतना कोरोना के बीमार हुए तो उनको खुशी हो रही है, मतलब ऐसा। और कितने मर गए, 1 लाख। तो कहने का मतलब है कि उनका ये कहना है कि ये ज्यादा इसलिए है क्योंकि हमने ज्यादा बारीकी से चेक किया। आप समझ रहे हैं ना? तो ये समझने अब वो समझ रहे हैं तो ठीक ही समझ रहे हो, क्योंकि उनको हर कुछ समझने का उनको अवसर है। वो कोई क्या कर लेगा उनका उनका क्या कर लेगा कोई, क्योंकि यहां तो कर भी सकते हैं, वहां तो अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं है। संविधान का उल्लंघन का एक देखे होंगे, एक महाभियोग वगैरह की जो चर्चा थी इन्हीं के ऊपर थी। आप उसको एक्सेप्शनली छोड़ दीजिए तो और कोई तरीका बताइए कैसे हटाएंगे। आगे लिखिए, कार्यपालिका और विधानमंडल में नेक्स्ट है, कभी कभी असहयोग उत्पन्न की संभावना होती है। कार्यपालिका और विधानमंडल में कभी कभी असहयोग उत्पन्न होने की संभावना उत्पन्न होती है। जैसे मैक्सिको की दीवार बनाने में, मैक्सिको की दीवार बनाने के लिए मांगी गई आर्थिकी या मांगा गया धन को लेकर यह विवाद दिखा था। यह विवाद दिखा था। अब देखिए उदाहरण हम दिए थे, यहां उदाहरण फिट हो गया। ऐसे ही होता है, बातें जाया नहीं जाती हैं, जरूरत है जगह पहचानने की। आगे है, शासन की संसद की तरफ कोई दैनिक जिम्मेदारी नहीं होती। कोई दैनिक जिम्मेदारी नहीं होती कि वहां अटेंडेंस लगाना है, उनसे पूछना है, जाना है ना। लिखें, इसमें बहुत कठोर संविधान होता है। इसलिए बदलते समय में संशोधन कठिन हो जाता है। संशोधन ही नहीं होगा, संशोधन कर तब तक तो जो सत्ता है वो अपना चल रहा है। सत्ता जो है, जब संविधान इतना कठिन है, कठोर है, उसमें संभावनाएं जो है संशोधन की बड़ी कम है। तो गलत जो मतलब जो लिखा है उसके हिसाब से वो चल रहे हैं। आपको ठीक नहीं लग रहा तो चलेंगे ही जब संशोधन नहीं कर पाएंगे। वैदेशिक संबंधों के संचालन में के संचालन में कठिनाई मानी जाती है, क्योंकि जितना आर्थिक सहयोग वह चाहता है उतना संसद से मिलना मुश्किल रहता है। यहां मिल जाता है क्योंकि हमारे यहां संसद और ये सब एक ही है। नेक्स्ट, परिवर्तनशीलता का अभाव। जाहिर है परिवर्तनशीलता का अभाव। अब जरा निष्कर्ष लिखिए, दोनों प्रकार के शासन व्यवस्थाओं के गुण दोषों से पता चलता है। दोनों प्रकार के परिवर्तनशीलता का अभाव बताया, उसके बाद लिखिएगा निष्कर्ष में, दोनों प्रकार के शासन व्यवस्थाओं से यह पता चलता है, गुण दोष से यह पता चलता है कि जहां सरकार बहुदलीय पद्धति के कारण अस्थिर रहती है, जहां सरकार बहुदलीय पद्धति के कारण अस्थिर रहती है, वहां संसदीय प्रणाली के बजाय अध्यक्षीय प्रणाली फायदे का सौदा है। वहां संसदीय के बजाय अध्यक्षीय प्रणाली फायदे का सौदा है। लेकिन
लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली की सरकार लोकतंत्र के उस भाव में समीप कम दिखती है जैसा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में दिखाई देता है, जैसा कि संसदीय प्रणाली में दिखाई देता है। उस तरीके से पार्लियामेंट के समीप नहीं होती जैसा कि संसदीय प्रणाली में दिखाई देती है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में कभी भी अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। यहां एक बार चुनाव और पूरे 4 साल की पूरी कंप्लीट सत्ता होती है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में आप अविश्वास प्रस्ताव कभी भी ला सकते हैं, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में पूरे कार्यकाल तक के लिए एक बार का चुनाव हो जाता है। यानी कि हम लोग संसदीय प्रणाली में केवल एक बार वोट नहीं करते, 5 साल में एक बार वोट करते हैं, लेकिन हर दिन अविश्वास प्रस्ताव के मौके बने रहते हैं। तो इसलिए सरकारों को निरंकुश यानी कि ज्यादा लोकतंत्र के समीप है, क्योंकि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, लोकसभा जो जनता का सभा है, वह के प्रति वो उत्तरदायी बने, वो रोज उत्तरदायी बने रहे, रोज उसमें अविश्वास की रहती है। यानी कि एक बार 5 साल ऐसा नहीं इलेक्शन कर लिया तो कोई भी निरंकुश होकर सत्ता चलाएगा, बट यहां पर कंप्लीटली वो रहता है। तो ये डिफरेंसेस हैं। तो लास्ट में लिख लीजिए, राजनीतिक दलों की बुराइयां संसदीय सरकार में बहुत होती हैं, परंतु प्रयत्न करके दूर कर लिया जाता है। यह इसकी खूबियां भी हैं, यह इसकी खूबियां भी हैं। ऐसे में जहां जो प्रणाली है वहां की पारिस्थितिकी में, जहां जो प्रणाली है वहां की पारिस्थितिकी में श्रेष्ठ है, गुण दोष अपनी जगह हैं, गुण दोष अपनी जगह हैं, और इसकी विशिष्टता से दोनों, इसकी विशिष्टता मतलब विशिष्टता से दोनों युक्त हैं। गुण दोष अपनी जगह है, बट विशिष्टता से दोनों युक्त हैं। अब एक क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए जरा। मैं इसमें 3-4 क्वेश्चन लिखवा देता हूं, आप इसको फिट करिएगा बारी बारी से। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, भारत में संसदीय प्रणाली अपनाए जाने के प्रमुख कारण क्या थे? ठीक है, और यह किस प्रकार अध्यक्षीय प्रणाली से भिन्न है? कथन की चर्चा करें, कथन ये जो है इसकी चर्चा कर दी, चर्चा करें, लिख दीजिए। अब ये किस तरह भिन्न है, ठीक है ना, अपनाए जाने के क्या कारण हैं? तो बच्चा कारण एक लिख लो जरा, 1 मिनट लिखा देता हूं, लिख लो, 2 बिंदु नहीं तो फंस जाओगे कहीं। लिखो अपनाए जाने के कारण, ये लिख लो कहीं, संसदीय प्रणाली अपनाए जाने के कारण। पहला लिखो, यह प्रणाली भारत में पहले से अस्तित्व में थी। संसदीय प्रणाली अस्तित्व में थी, बताया होगा ना अंग्रेजों के टाइम से। यह प्रणाली लिख लो, नहीं तो क्वेश्चन का 2-3 बिंदु ही बता दूंगा। यह प्रणाली भारत में पहले से अस्तित्व में थी और भारतीय इससे भली भांति परिचित थे। भारतीय इससे भली भांति परिचित थे, इसलिए इसको लाया गया, एक कारण है। दूसरा लिखो, यह कार्यपालिका और विधायिका में संघर्ष से बचाती है। समझ गए हैं खेल सब? यह कार्यपालिका और विधायिका में संघर्ष से बचाती है, जैसा कि अमेरिका में होता है। ठीक। तीसरा, भारत एक विशाल देश है, भारत एक विशाल देश है,
और विविधता से भरा है, अभी भी भरा है। एक विशाल देश है और विविधता से भरा है। ऐसे में उत्तरदायी सरकार ऐसे में जनता के प्रति उत्तरदायी लिख लीजिए। सरकार की सख्त आवश्यकता थी। संसदीय प्रणाली इसकी पूर्ति करती है। संसदीय प्रणाली इसकी पूर्ति करती है। ये 3 कारण को लिख दीजिएगा। तो ये बाकी आप अंतर जान गए। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। लिखें, प्रणाली चाहे अध्यक्षीय हो या संसदीय, लिखिए, प्रणाली चाहे अध्यक्षीय हो या संसदीय, उद्देश्य देश की उच्चस्तता ही होती है। उद्देश्य देश की उच्चस्तता ही होती है और हर हाल में जन सशक्तिकरण है। टिप्पणी करें, हर हाल में जन सशक्तिकरण को प्राप्त करना है। टिप्पणी करें। नेक्स्ट लिख लीजिए क्वेश्चन, अध्यक्षीय एवं शासन, अध्यक्षीय एवं संसदीय शासन प्रणाली 2 अलग व्यवस्थाएं हैं। इनके गुण दोषों को ध्यान में रखकर है ना, इनके गुण दोषों को ध्यान में रखकर समीक्षात्मक टिप्पणी करें। समीक्षात्मक टिप्पणी, अब इसमें समीक्षा आ जाएगी। एक और लिख लीजिए, लिखें, अध्यक्षीय और संसदीय शासन प्रणाली के मूलभूत अंतर क्या हैं? मूलभूत अंतर क्या हैं? और यह भारत के पृष्ठभूमि में और भारत की पृष्ठभूमि में अध्यक्षीय प्रणाली क्यों अप्रासंगिक है? टिप्पणी कीजिए। क्यों अप्रासंगिक है? टिप्पणी कीजिए। ठीक, ये बेटा हमने ये बता दिया। अब एक क्वेश्चन, एक जो टॉपिक है हम चर्चा कर ले रहे हैं, जिसकी तो अब कल ही हो पाएगा। एकात्मक, जैसे हम कहते हैं ना, संघात्मक और एकात्मक सरकारें, ये हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा स्वरूप है, संघात्मक और एकात्मक को लेकर। हम जब संघात्मक एकात्मक बता लेंगे, संघात्मक अब आ रहे हैं, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम आपको विशेषता से प्रकृति की ओर लेके चल रहे हैं। ठीक है ना? तो हम जब संघात्मक और एकात्मक के गुण बता देंगे तो एक कंप्लीट जो एस्पेक्ट, जो क्वेश्चंस के दायरे में होते हैं, वो काफी के नजदीक चले जाएंगे। कहते हैं ना कि भारत आपातकाल में एकात्मक हो जाता है और सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक रहता है। और ये संघात्मक भारत कब केंद्रीकृत भारत बन जाता है? क्यों भाई? जैसे कहते हैं ना कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, केंद्र की सत्ता, राज्य की सत्ता, स्थानीय सत्ता, स्थानीय सत्ता अपने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, और कब केंद्रीकृत सत्ता हो जाती है? क्या भारत में केंद्रीकरण है या विकेंद्रीकरण है? या भारत में केंद्रीकरण केंद्र के पक्ष में है? क्या भारत पर राज्य की तुलना में, मतलब राज्यों की शक्तियों की तुलना में, जाहिर है भारत को तो बड़ी शक्ति है ही, क्योंकि उसके कारण है कई, लेकिन क्या राज्य को इस बात की कोई शिकायत है कि उसकी शक्तियां कम? इन तमाम चीजों की चर्चा करते हुए अब सीधे हम लोग एंट्री मारने वाले हैं प्रस्तावना की ओर। कल करेंगे इस पे बात। आज का लेक्चर यहीं देते हैं विराम।